अरे फोन देना यार। अरे फोन देना भाई। तेरा फोन। फोन फोन फोन।
हाँ स्वर्णिम, क्या भानु, कैसा लग रहा है? आ रही है आवाज क्या? नहीं, ठीक है क्या? आवाज आ रही है क्या? हाँ भानु, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, एक बार देखता हूँ, है ना? किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। अनुज, कोई डाउट है तुम्हें पढ़ाई में? अनुज, हाँ अनुज, बताओ तुम्हें कोई डाउट? अच्छा ये बताओ, हमारा यूट्यूब पे कैसा चल रहा है? यूट्यूब को देखता है क्या हमारा? नहीं देखता है? मतलब जबरदस्ती नहीं देखना है। मैं सोचा तो फीडबैक क्या था, मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती देखना ही देखना है आपको। अब क्या है ना, यूट्यूब बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, सोच रहा था कि यूट्यूब बनाऊं भी कि नहीं बनाऊं। हाँ, बैकअप के लिए अच्छा रहेगा। बस पूछ रहा इस ऐप में भी ना रिकॉर्डिंग रहेगी। इस ऐप में एक बड़ा बेनिफिट है कि इस ऐप में रिकॉर्डिंग रहेगी, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग रहेगी। तो आप वो भी देख। हाँ नहीं, अभी मैंने कर दिया, ओपन कर दिया है। अभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से यू विल बी एबल टू कमेंट इफ यू वांट टू। मतलब मेरा थोड़ा ये था कि मतलब थोड़ा सा ये पता करूँ तुम लोगों से कि क्लास में मतलब कुछ बेनिफिट होगा भी कि नहीं होगा। यूट्यूब का मतलब कितना बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर बेकार में इतनी मेहनत किस लिए करें? नहीं, मतलब बेनिफिट जानना चाह रहा था।
नहीं। और इसमें थोड़ा सा जो इसमें ये भी अच्छा है कि इसमें नाम नाम हम ठीक से आएगा और फोन नंबर भी बाद में मिल पाएगा कि किसने क्लास अटेंड करी है, तो मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी इसमें, है ना। कुछ बच्चे आखिरी बच्चे थे जो तंग करते थे, लेकिन अभी तुम लोग को ये बुक मिलने में कोई दिक्कत आई क्या? नोट्स तो तुम्हें दे ही दिए थे ना क्लास के। अच्छा, तुम लोगों से किसी ने बायोलॉजी अटेंड करा है क्या, बायोलॉजी अब तक? किसने? भानु? कैसा रहा क्लास? ठीक है मतलब। हाँ, ये टीचर पता नहीं मुझे कैसा पढ़ा रही है। वैसे टीचर क्वालिफाइड है, वो मुझे पता है, मेरे को मेरी पुरानी फ्रेंड है, वो भी मुझे पता है। अच्छा पढ़ा रहे हैं ना? ठीक है। हाँ ये मतलब ठीक है। चित्रा, हाउ आर यू? चित्रा भी। This we have already told you. This we have this we have taught you, and this we have taught you. This I was teaching you. स्क्रीन दिखती है क्या हमें? सही। नहीं, इसमें कुछ बेनिफिट भी हैं, कुछ लॉस भी होंगे। एक तो इसमें ये बेनिफिट है कि आपको ना ओल्ड क्लासेस की रिकॉर्डिंग तुरंत मिल जाएगी आपको, मतलब आफ्टर 2 3 4 आवर। एडिटेड नहीं होगी वो ऑब्वियसली। हाँ, यूट्यूब पे क्या है एडिटेड मिल जाती है, इस पर एडिटेड नहीं है, लेकिन ठीक है, एक इसका बेनिफिट है। और एक और इसका बेनिफिट ये है कि एक बार अगर साइज स्क्रीन का छोटा कर दो, छोटा ही रहेगा स्क्रीन चेंज करने के बाद भी, और अगर बड़ा कर देंगे तो साइज बड़ा ही रहेगा। इसको पहले यूज करते थे हम लोग, और इसमें समस्या क्या रहती है, कई बार जब बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये शायद लोड नहीं ले पाता है। तो अभी मेरे को लगता है कुछ में इम्प्रूवमेंट हो गई होगी, है ना। अच्छा ये बताओ, जब मैं शेयर कर देता हूँ तो क्या आपको मेरा चेहरा भी दिखता है क्या? नहीं। नहीं नहीं, इसमें इसमें जैसे अभी शेयर कर दिया मैंने, आप अभी चेहरा कितना बंद हो गया क्या? अभी चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ आपको। नहीं, जूम पे था कि चेहरा भी दिखता था ना, दोनों चीज दिखती थी ना आपको। अभी दिख रहा है क्या? अच्छा, अभी शेयर स्क्रीन हो गया ना आपको? अभी आ रहा है ना, मेरा चेहरा भी आ रहा है? नहीं, अब सिर्फ स्क्रीन आ रही है, मतलब वी कांट शेयर बोथ एट द सेम टाइम ना, इट लुक्स लाइक दैट। हाँ, ऑप्शन देखते हैं।
So our issue is okay. अभी क्लास शुरू करें, रुके थोड़ी देर। वंशिका कोई डाउट? आप लोग कोई और भी कुछ मतलब कोई भी इनपुट आप देना चाहें, कोई ऐसा भी कोई भी इनपुट? सीएस कैसे होगा इसमें? ये क्लियर कैसे होगा अभी? तो अभी ठीक है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। तो यानी कोई डाउट हो आपको तो डाउट्स आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर आपको पढ़ा ही रहे थे हम ना। अच्छा, ये जानना चाह रहा था आपको मैं कि आपको यूट्यूब में कितना मतलब क्लास के मुकाबले यूट्यूब में ज्यादा समझ में आता है, कम समझ में आता है? तो हम कुछ क्राइटेरिया बता देते हैं। वंशिका तुम्हारा कोई इनपुट? अच्छा, वंशिका तुम्हारा कोई इनपुट किसी बात के लिए? दोनों ठीक है ना? अच्छा चैत्रा भी, आपको तो हिंदी में दिक्कत आ रही होगी ना? चित्रा मस्ट बी फीलिंग नॉट गुड इन हिंदी, कहीं और चली गई। ठीक है, तो अभी बायोलॉजी सिर्फ भानु ने ज्वाइन किया ना? अनुज, वंशिका तुमने बायोलॉजी ज्वाइन नहीं किया ना? हाय चित्रा, यू आर लिटिल बिट, यू हैव सम एक्सीडेंट? अच्छा वो ज्वाइन कर देगा। चित्रा लुक्स लाइक यू हैव सम सम बैंडेज, इट लुक्स लाइक दैट ना? एवरीथिंग ऑल राइट? Okay. Chitra has shown that she has some issues, physical issues, but maybe she's enjoying joining the class. Okay. So, but I think we have to wait. We have given 3.05 time. अच्छा, तो अभी क्या है ना, आपको बताता हूँ कि हमारी स्पीड स्लो है थोड़ी सी क्लास में ना, स्पीड स्लो लगती होगी आपको, क्योंकि हम क्या करते हैं कि बाकी चैप्टर से भी कुछ मुद्दे उठा उठा के इसमें डाल देते हैं। जैसे कलर समझाया था मैंने ना, कलर कोडिंग वाला, कि कलर कैसे आता है, वो कलर की थ्योरी मैंने काफी जगह से मतलब इंक्लूड कर ली है। What I want to say you guys कि although we are discussing only one chapter, मैं कहीं कहीं पे कोई कोई टॉपिक कहीं कहीं से लाके उसमें जोड़ता रहता हूँ, इसलिए हमारा प्रोसेस काफी स्लो लगता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इतना स्लो क्यों चल रहा है, ठीक है ना? वंशिका फास्ट तो नहीं कर रहे ना हम लोग? फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या? स्लो? बिल्कुल फास्ट है ना? अच्छा, दूसरा क्या है कि मैं खुद ही मान के चलता हूँ कि रेपिटेशन मतलब करना चाहिए, एक बार में बच्चे को बात समझ में नहीं आती है तो कभी कभी मैं ज्यादा रेपिटेशन कर देता हूँ, तो ऐसा मुझे लगता है कि कभी ज्यादा हो जाता होगा, बट उससे क्या है कि पक्का हो जाएगा, एक ही बात है, याद हो जाएगा। आप खुद भी याद करेंगे तो उसको हम यही याद करा देते हैं ना। तो दिस इज इट। तो अभी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ क्लासेस रिकॉर्डिंग हमारी मिस हो गई हैं, यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ और भी होगा। और इसमें मैं आपको सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको शेयर स्क्रीन करना चाह रहा था, शेयर स्क्रीन। ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। और
नहीं, मैं आपको कुछ तो दिखाना, सॉरी गाइस, मुझे लगा था मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया। ठीक है, कितनी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं एक सेशन और दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे आपके पास जो ना मतलब जिनको लग रहा होगा कि ना मतलब जिनके पास टाइम काफी होगा अभी ना, मतलब जैसे आप लोग 9th 10th में होंगे तो अच्छा ठीक है, इसमें भानु, भानु तुम 10th में हो ना? भानु 10th, वंशिका, वंशिका इज आल्सो इन 10th आई थिंक। और तुम +2 में हो ना वंशिका? तो यू ज्वाइन माय 12th बैच इन टीचमेंट। जैसे तुम टीचमेंट को 12th का बैच ज्वाइन करोगी ना, तो वहां बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं और वो 12th की है सारी। ठीक है, नहीं मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, अभी तो प्रियंका मैडम ले रही है। बट 12th की कुछ क्लासेस मेरी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस टीचमेंट के 12th वाले सेक्शन में है। उसका भी लिंक दिया है मैंने, मैं दोबारा दे दूंगा आपको। और 11th की भी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास। 12th की तो काफी रिकॉर्डिंग्स है, क्योंकि पहले हम इसी ऐप पे पढ़ाते थे, तो इसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं टीचमेंट पे। उसको आप देख सकते हो। मेरा कहना मतलब था कि जो हमारे 9th 10th के बच्चे हैं, अनुज, अनुज इन विच क्लास यू आर? 10th में हो ना? तो मेरा कहना था कि अगर आपके पास बैंडविड्थ बच जाती है, मतलब आपको लगता है कि आपके पास टाइम बचा हुआ है, यू हैव मोर टाइम टू स्टडी, तो आपको बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि अभी जो वंशिका है या कोई 12th का बच्चा होगा, आप पूछ के देखोगे ना, बहुत बड़ा सिलेबस है 12th 11th 12th का। वो 11th 12th में खत्म नहीं होता है। तुम लोग क्या कर सकते हो, मेरी क्लास धीरे धीरे चल रही होंगी, तुम 11th 12th के सेक्शन में ऐड हो सकते हो, और वहां पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस मेरी पड़ी हैं पुरानी, और वो बिल्कुल स्लो स्पीड से चलती है। मेरी क्लास कोई फास्ट स्पीड चलती नहीं है, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो यू कैन स्टडी एडवांस, मोर एडवांस देन माई क्लास। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको पक्का से देखो, बट मैं कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन करके रख लो। और अगर आपको टाइम मिलता है, क्योंकि 11th 12th आप कभी कोटा जाओगे ना, तो वहां बहुत बच्चों ने क्लासेस ऑलरेडी कर ली होंगी। मतलब 10,000 सीटें हैं आईआईटी की, 10,000 सीटें के आसपास आसपास हैं डॉक्टरी की। कम से कम 20,000 सीटें हैं डॉक्टर आईआईटी मिला करके, जो अच्छी सीटें हैं। और कम से कम 50,000 बच्चा ऐसा होगा जो कि जब 10th करता है तो पूरा सिलेबस कर चुका होता है, एक बार, कोई आधा, कोई कम, कोई ज्यादा। तो ऑल आई वांट टू से कि दोज हु thinking that the chemistry class is going slow, they can join the teachment app, and there they can see my old recordings. That will be very helpful. मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी स्पीड कम है। ठीक है बच्चों, मतलब पता नहीं कैसा लगा आपको, बट मेरी कोशिश ये है कि अगर आपको स्लो स्पीड से मुश्किल आ रही होगी, तो उन क्लासेस को भी आप देख सकते हो। वो सभी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। मोस्टली मैं पहले 12th की क्लास लेता था, अभी कुछ थोड़ा कम ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को, एक ही क्लास में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? तो ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग 5 मिनट रेस्ट करना चाहो, रेस्ट कर लो। फिर 3 बज के 5 मिनट शुरू करते हैं क्लास, है ना? तब तक मैं ये देख लेता हूँ मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आज। आपको देखना, आप लोग देख सकते हो मेरे साथ। इफ यू वांट यू कैन सी विद मी, along with me. Here we are. I think this we have taught you. Okay. I think also this we have taught you. This is Neil Bodhori. This is
देखो जी, अब पढ़ा चुका हूं मैं आपको ना बच्चों। देखो ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक कर रहा हूं मैं, ये टॉपिक सब पढ़ा चुका हूं, बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, इनको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको आज। ये पढ़ा चुका हूं आपको मैं, ये अच्छी डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको। इसकी रिकॉर्डिंग भी शायद मेरे पास होगी वहां पे, नहीं है तो कुछ रिकॉर्डिंग ढूंढ के डालेंगे, ठीक है। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको डिटेल में, ये पेज नंबर 38 पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है जी। और ये पेज नंबर 39 भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, पार्टिकल नेचर पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये भी पढ़ा चुका हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा चुका हूँ डिटेल में आपको मैं। इसकी रिकॉर्डिंग में अभी अपलोड नहीं करी, अपलोड करूंगा। एक पार्ट कर दिया है मैंने अपलोड, सेकंड पार्ट आज आपको कर दूंगा अपलोड में, जिसे मैं बता चुका हूँ आपको। और ये भी बता चुका हूँ मैं, इसके ये दोनों रिकॉर्ड करवा चुका हूँ मैं, अगर आपको पता हो तो। और ये क्या चुका हूँ, स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, मिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम सब करा चुका हूँ मैं। फिर ये भी करा चुका हूँ मैं, ये भी करा चुका हूँ, बालमर सीरीज। फिर मैं आपको ये भी करा चुका हूँ, लाइन स्पेक्ट्रम, ये भी करा चुका हूँ। ये काफी हद तक करा चुका हूँ, बाकी ये आज कराऊंगा, ये लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन ये आज करवा दूंगा आपको मैं। ये भी करवा दूंगा, ये भी आज मैं करवा दूंगा आपको। फिर ये मैं आपको करवा चुका हूँ, डुअल बिहेवियर वाला, हेजनबर्ग नहीं कराया मैंने आपको, ये भी नहीं कराया मैंने आपको, ये भी नहीं कराया, ये सारा नहीं कराया मैंने आपको, स्पॉन्जियल वेरिएशन बिल्कुल नहीं कराई है, ये सब नहीं कराया, ये सब नहीं कराया, ये भी नहीं कराया मैंने आपको, ये भी नहीं कराया है, ये भी नहीं कराया है, ये भी नहीं कराया है, ये नहीं कराया भाई, ठीक है। ये भी नहीं कराया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स नहीं कराया है, ये भी नहीं कराया है, ये भी नहीं कराया है, हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड, ये भी नहीं कराया है, ये भी नहीं कराया है, ये भी नहीं कराया है, ये समरी भी नहीं कराई है, ये सब क्वेश्चन नहीं कराए हैं। अभी हमें लगेंगे 8 7 8 क्लास लगेंगी चैप्टर कंप्लीट करने में, बट एक बार हम रिदम में आ जाएंगे तो काफी कुछ कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ठीक है, अब 5 मिनट दोबारा शुरू करते हैं क्लास, ठीक है, 3 बजे 5 मिनट शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। भाई है ना, फिर इसकी रिकॉर्डिंग क्या है, इसकी रिकॉर्डिंग उसकी रिकॉर्डिंग मर्ज हो जाती है, ठीक है। 3 5 पे शुरू करते हैं अच्छे से, ठीक है, ओके। ओके, तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं
लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपको कि बोहर मॉडल में क्या क्या सफलता थी और हाउ वी कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यूजिंग बोहर मॉडल ऑफ atomic structure. Now in this class what we will study, we are going to study the remaining part of Bohr atomic model structure, and after that we will study what are the failures of Bohr model, that we start looking for the new model. So what were the failures of the Bohr model? So this is what we will study this day. Okay. So this we have already taught you. Okay. So this we have already taught you, like principal quantum number. Last class we have told you. Then radii of the stationary orbital expression. Rn n square. Rn is equal to n square a naught. This we have already told you in the last class. So what we can find from here, that Rn radius is attribution to n square. जब भी डायरेक्टली के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसे बोल रहे हैं ए नोट. यहाँ पर ए नोट क्या बोला मैंने आपको अभी, कि जब भी कोई डायरेक्टली पोस्टल का साइन आपके पास है, मान लो आर एन इज डायरेक्टली पोस्टल टू एन स्क्वायर, और आपके पास उल्टा हो, मान लो आर एन इनवर्सली पोस्टल टू एन स्क्वायर. जब भी ऐसा कोई सिंबल आता है, कौन से वाला, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, उस केस में आप इसको हटाने के लिए ये लगाते हो और साथ में लगाते हो कोई कांस्टेंट. क्या बोला हमने, फॉर्मूला था आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू में. ये कहां से लाए हम, ये लाए हैं यहां से, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. इस ए नोट की वैल्यू ये रही 52.9 picometer. This is called picometer. Okay. ठीक है, आगे चलते हैं. This is also I have taught you that energy of the electron is inversely proportional to the n square. That En is equal to minus RH. अब यहाँ पर सवाल ये था कि माइनस का मतलब क्यों लाए हम. Why this minus? This minus because कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपका इन्फिनिटी से आता है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये बीकर है, मान लेते हैं बीकर है. तो अब इस बीकर में यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो शुरू में तो इन्फिनिटी पे है. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आता जाएगा तो वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे जीरो से यहाँ जीरो है, ये माइनस 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 होता जाएगा. कहना क्या चाहता है
कि जब भी किसी न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पास आएगा तो 0 से घटता हुआ नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए हमने बताया आपको कि ये वैल्यू नेगेटिव में, ठीक ठीक इसे बोलते हैं रिडबर्ग, जिसका रिडबर्ग कांस्टेंट। इसके लिए आपको याद रखनी है एनर्जी के लिए 2.18 10⁻⁻80 जूल। तो आपको सिंबल समझ में आ गया, इसका जो यूनिट है वो जूल में। एग्रीड? दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। अब इसकी वैल्यू अलग भी हो सकती है, ठीक है ना जी। तो फिर क्या हुआ, 1 के लिए ये होगी, 2 के लिए ये होगी, तो आपको समझ में आ गया कि E1 E2 का अंतर आ गया। तो आपने E1 की एनर्जी निकाल ली, वेल डन। E2 की एनर्जी निकाल ली, वेल डन। दोनों को घटा गैप निकाल सकते हैं। भाई अगर मैं आपको 2 एनर्जी दे देता हूं, भाई मान लेते हैं कि E2 से E1 पे इलेक्ट्रॉन वापस आता है, तो E2 की एनर्जी माइनस E1 की एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा क्यों आ रहा है कि लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम एज मेंशन टू। हमने पहले बताया लाइन स्पेक्ट्रा आता है जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां नीचे गिरेगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरेगा, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गिरेगा, तो ये E2 की एनर्जी पता है हमें, E1 की पता है हमें, इन दोनों का गैप क्या हो जाएगा, डेल्टा ही हो जाएगा। तो क्या कहता है, रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब, ऊपर जाएगा तो ऑब्जर्व करेगा, नीचे आएगा तो एमिट करेगा, ठीक है। ये किसमें होगा, ये दिस इज ओनली अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए होगा। ये इक्वेशन दे रखी है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो हमने लास्ट क्लास आपको ये बता दिया था नील बोर के बारे में, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको बता रखा है कि नेगेटिव एनर्जी क्यों आती है। 0 से आ रहा है तो घटते 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 नेगेटिव में ही आएगा। ये आपको लास्ट टाइम हमने एक्सप्लेन कर दिया था, लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक बीकर है, ये न्यूक्लियस है, तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास में आएगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। जब पॉजिटिव नेगेटिव के पास आएगी तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो करेगा सिस्टम करेगा। ये क्या है, सिस्टम। जो टोटल है ना, ये जो टोटल है, ये टोटल क्या है, इस टोटल को बोलेंगे सिस्टम, टोटल को बोलेंगे सिस्टम, दिस इज कॉल्ड। तो सिस्टम क्या है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन कोई चीज है ना, अंडर ऑब्जर्वेशन, वो सिस्टम क्या कहता है कि अब ये नेगेटिव चीज पॉजिटिव की तरफ आएगी तो ये एनर्जी बाहर खुद देगी,
सिस्टम हमको एनर्जी देगा। दोबारा देख लेते हैं एक बार के लिए। क्या कहता है, कहता है कि सिस्टम if gives energy, it is called a negative. System if absorb energy, इसको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, वहां डिटेल में पढ़ाएंगे। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द machine, is the material, is the chemical which is under observation, under अगर सिस्टम आपको एनर्जी दे रहा है तो वो क्या हो गया? नेगेटिव। सिस्टम को आप दे रहे हो, मतलब एरो को उस तरफ कर लेते, क्या कहता है? कहता है कि सिस्टम को आप दोगे, ठीक है, दोबारा देखते हैं। एनर्जी और ये हो गया वर्क बाय द सिस्टम, सिस्टम एनर्जी दे रहा है तो वो नेगेटिव टू द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, वहां ये पढ़ाऊंगा आपको, डिटेल में पढ़ाऊंगा, दोबारा से पढ़ाऊंगा। तो अभी आपको समझने वाली बात क्या थी कि ये पूछ रहा है कि भाई ये एनर्जी जो है कि वाई द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हमने क्या माना, इन्फिनिटी पे क्या है? जीरो। अब इन्फिनिटी पे जीरो से हमें पास आ रहा है वो, और एनर्जी देता रहेगा। अब जीरो में से कुछ जाएगा तो नेगेटिव भी हो जाएगा ना वो, तो है कि नहीं भाई? हमने क्या मान लिया है कि इन्फिनिटी पे वो जीरो है, इन्फिनिटी पे जीरो है और पास आ रहा है। जब इन्फिनिटी पे जीरो है, पास आएगा, तो एनर्जी सिस्टम देगा। एनर्जी क्या देगा? सिस्टम देगा। और अगर एनर्जी सिस्टम देगा तो वो नेगेटिव है। अब जीरो में से कोई चीज देगा तो नेगेटिव हो जाएगी, इसीलिए उसको हम बोलते हैं, ठीक है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव साइन। ठीक है ना? नेगेटिव साइन क्यों दिखा रहे हैं हम? इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी हमने क्या मान लिया है? ठीक है जी। अब ये जो हमने आपको दो फॉर्मूले बताए थे कि ई एन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इज प्रोपोर्शनल टू 1/n²। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाले की एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है, किस वाले की? E2 वाले की, और E3 वाले की और ज्यादा है। मतलब क्या हुआ? दोबारा देख लेते हैं, दोबारा समझ लेते हैं। ये E1 है -1500, E2 है -1000, E3 है -500। तो ज्यादा किसकी है? इसकी। कम किसकी है? इसकी। क्योंकि नेगेटिव में चल रही है ना भाई,
भाई E1 की एनर्जी कम है क्योंकि -1500 है और E3 की ज्यादा है क्योंकि -500। तो ये आपको समझने वाली चीज है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे और ई इन्फिनिटी पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप वैसे वैसे, जैसे मान लो E2 पे ये है, E3 पे होगी -500, E4 पे होगी -200, तो ऐसे ई इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी, 0। दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ेगी तो E0 तक पहुंचेगी। ठीक, यही वो बोल रहा है। इसने इसको कंबाइंड फॉर्मूला बना के ये बना दिया। क्या कहता है कि कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या हुआ कि उनमें इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा पर प्रोटॉन हो सकता है 2 हो या 3 हो या 4। तो क्या कहता है आपके पास हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, ये क्या है, ये हाइड्रोजन लाइक है क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक आपने निकाल लिया तो एक ही बच गया ना। लिथियम के पास कितने हैं साहब, लिथियम के पास 3 थे, एक 2 आपने निकाल लिए, एक बच गया। दोबारा दिखाते हैं, नहीं समझ में आया क्या आपको, दोबारा समझाते हैं। बच्चे समझ में नहीं आई बात क्या ये, अंडरस्टूड ना, ठीक है चलो। तो अब आपके पास क्या है, अब इनका फार्मूला जो आपको आना चाहिए, इसके लिए फार्मूला उसने दिया है और उस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है और उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछता है। वो क्या पूछता है जी, ये जेड क्या है, जेड है नंबर ऑफ, तो आपसे पूछेगा कि हीलियम का फर्स्ट शेल और हाइड्रोजन का फर्स्ट, कहता है हीलियम प्लस का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, और हाइड्रोजन का भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से कौन सा जो है ना ज्यादा एनर्जी रखेगा, ज्यादा इसकी एनर्जी है, क्योंकि नेगेटिव किसकी है भाई, हीलियम का तो 4 होगा ना। सब चीज सेम भी रख लेंगे अपन, क्या कहते हैं, कहता है कि अब एन तो दोनों में सेम है, इसकी फर्स्ट पूछ रहा है ना वो और इसकी फर्स्ट पूछ रहा है। एन की वैल्यू क्या होगी, दोनों के लिए एक होगी, ये तो फिक्स्ड होगा, काट दो उसको। तो अब देखो ये जो जेड है, जेड की वैल्यू डिफरेंट है, जेड की वैल्यू क्या है जी, इसके लिए 4 होगी। तो हीलियम प्लस की एनर्जी 4 गुना कम होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 4 तो है लेकिन साथ में माइनस भी है, ठीक है। ऐसे ही रेडियस है, रेडियस में क्या है, नीचे 2 आ जाएगा। भाई देखो रेडियस है ना, रेडियस में क्या होगा, तो इसका कंपैरिजन आप कर लोगे। इस न्यूमेरिकल को पूछा है एग्जाम में, कई बार पूछ चुका, टफ क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। देख रहे हो, ये जो रिलेशन है ना ये फार्मूले का, दोनों का आपको याद करना है भाई, ठीक है। ठीक, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर,
हैव वैल्यू 2 पॉइंट हीलियम एंड लिथियम एटम रिस्पेक्टिवली। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल दीजिए या एटॉमिक नंबर बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, समझा वो इक्वेशन, ये याद करनी है भी दोनों इक्वेशन आपको। ठीक है, अब क्या कहता है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गिरेगा, E2 से E1 पे गिरेगा तो डेल्टा ही आएगा। और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। RH क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है। अगर डेल्टा E की वैल्यू तो 2.18 10 टू पावर -18, ये है ना रिडबर्ग कांस्टेंट तो भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आपने पुट कर दिया जी, एक एक फाइनल होगी, इनिशियल होगी, एक फाइनल होगी। हो सकता है ये E6 से E3 पे गिरे, तो E6 क्या है? इनिशियल। E5 क्या है? फाइनल। ठीक है ना जी भाई। हो सकता है कि ये E10 से E4 पे गिरे, तो ये क्या हो गया? इनिशियल। ये क्या हो गया? फाइनल। अब क्योंकि फाइनल ज्यादा कम आएगी, नेगेटिव है ये, तो ये क्या हो जाएगा? RS को क्वेश्चन बाहर निकाल लिया मैंने, RS बाहर आ गया। N1 स्क्वायर माइनस NS स्क्वायर, ये वैल्यू कम होगी, ये ज्यादा होगी। ये RS की रिपोर्ट कर दी यहाँ पे इन दोनों को। अब आप देखो क्या कहता है। आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी आएगी बाहर, ये एनर्जी आ गई। अब आपको पता है कि डेल्टा E इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। एक ये भी आएगा, देखो अभी दिखाता हूं आपको। दो टर्मिनोलॉजी हम लेंगे, कभी ये लेंगे, कभी ये लेंगे। ये डेल्टा क्या है? जब यहां से कोई चीज झटके से यहां आ जाए, दैट दिस डेल्टा E विल बी यूज्ड। लेकिन जब यहां से वो यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, यहां आए, यहां आए, यहां, धीरे धीरे जब आएगी तो इसको यूज करेंगे। क्या कहता है? कहता है, दोबारा समझिए, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस, समझो। जब कोई चीज झटके से नीचे आएगी तो डेल्टा E का यूज किया जाएगा। जब कोई चीज धीरे 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 नीचे आएगी तो इसका। ठीक है, ये भी आपको नहीं पता है लेकिन बताऊंगा आगे। क्या कहता है? कहता है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये जो है ना, ये इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल। ये किसके लिए? ये है रिवर्सिबल। और आम तौर पर मैंने बताया वर्ड यहां पे लिया, आम तौर पर, हमेशा नहीं, आम तौर पर। आम तौर पर क्या होगा? डेल्टा E is always less than DE, means DE is always less than delta।
ठीक है, आवाज आ रही है भैया आपको? रुचिका, आवाज आ रही है भाई? भानु, एम आई ऑडिबल? चलो ठीक है। तो यहां पर हैं, तो अब आपको पता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच ओवर म्यू। जो लाइट निकलेगी उसकी कोई तो फ्रिक्वेंसी होगी, ये उसकी एनर्जी होगी। तो इसकी वैल्यू यहां उठा लेता हूं यार। तो डेल्टा ई अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू। इसके लिए यहां पुट कर देंगे। ठीक है भाई, वैल्यू यहां पुट कर देंगे। अब एच की वैल्यू क्या हमें पता है, 6.626 10 टू पावर -34, वो उठा के यहां पुट कर दी। ये यहाँ पे है ही, तो ये वैल्यू आ गई। जब कोई वेव होती है तो ये जो टर्म है, यहां से लेके जो यहां तक लंबाई है, दैट इज कॉल्ड, और 1/λ इज कॉल्ड वी बार। 1/λ के लिए हम यूज करते हैं टर्म 1/λ इज इक्वल टू वी। तो वो ये कह रहा है कि आपको चल गई फ्रीक्वेंसी का पता, तो आपको पता है कि सी इंटू में नहीं, आपको पता है कि लैम्डा, आपको सी पता है लैम्डा इंटू में म्यू, और आई कैन से सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, और आई कैन से 1/λ इज इक्वल टू म्यू अपॉन सी। तो क्या कहना चाहता है, अगर हमें किसी किसी का वी बार निकालना हो तो वी बार क्या होगा, ये हमने क्या निकाला है अभी तक, तो वी बार क्या है, म्यू अपॉन सी। तो वी बार म्यू बाय, म्यू कैसे रखे यहां पर, सी सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वो पुट कर देंगे इसमें। तो क्या हुआ, एन एफ इज ग्रेटर देन एन1, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा तो लाइट यहां से उठ के ऊपर जाएगी, दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देख लो, इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कहता है। अभी शायद आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा कंफ्यूजन कहीं बच गया ना हो, ठीक, समझा देता।
आपने यहां से लाइट छोड़ी, बिल्कुल प्लेन लाइट है, व्हाइट लाइट है, और ये बीकर है। तो अब बीकर के बाहर जो लाइट आ रही हैं, वो लाइट ये आई मान लेते हैं। ये जो लाइट थी, ये लाइट इसमें गई तो, पर बाहर नहीं आई, क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। और जब इसको आप ले लोगे प्लेट पे, तो ये लाइनें आएंगी, 1 2 3 4 5, एक लाइट कम हो गई, है ना? कह रहे इस बीकर में से गई तो 5 लाइट थी, 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर वाली गायब हो गई। तो 3 नंबर वाली गायब हो गई, उसी को बोलेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो कहता है कि लाइन कौन सी ऑब्जर्व होगी, वही लाइन ऑब्जर्व होगी इसका वेव नंबर इससे मैच करेगा। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू दैट यूज्ड इन रिडबर्ग। तो रिडबर्ग ने जब निकाला था उसको बोलता है एम्पेरिकली। एम्पेरिकली होता है प्रैक्टिकली। जहां वर्ड यूज कर रहा है प्रैक्टिकली, क्या कहना चाहता है? कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन डिडबर्ग ने निकाला था। डिडबर्ग ने जब निकाला था तो वो निकाला था प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली को बोलता है एम्पेरिकली। ठीक, कहता है इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एन एफ इज ग्रेटर देन एन एफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। In terms of parenthesis, positive and energy is absorbed. On the other hand, in case of emission spectra, जब emission spectra होगा तो ये चीज N1, N1 क्या है? इनिशियल। देखो ये क्या है? Ni, इनिशियल। Nf, फाइनल। कहता है कि जब आप एब्जॉर्प्शन करोगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा और Nf इज भी ग्रेटर देन। क्वांटिटी कम होगी, ये -1000 से -500 हो गया, तो वैल्यू तो कम है। 500 की वैल्यू कम है 1000 से, पर क्योंकि माइनस में यूज कर रहा हूं इसलिए -500 इज मोर देन -1000। बट जब आप बात करोगे एमिशन स्पेक्ट्रा की, एमिशन ऑन दी अदर हैंड, इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए, ये हो जाएगा एन एफ, ये हो जाएगा एन। ये क्या हुआ कि इनिशियल की कम होगी, ज्यादा होगी, फाइनल की कम होगी।
That is called emission spectrum. The expression 2.17 is similar to that of using Rydberg constant, बट वो क्या था, इंपेरिकली ड्राइव किया था. एम्पेरिकली का मतलब होता है साहब प्रैक्टिकली. द एक्सप्रेशन 2.17 जो ऊपर लिया था ना हमने, इज सिमिलर टू दैट ऑफ Rydberg क्वेश्चन 2.9 derived empirically using the experiment data available at that time. एम्पेरिकली का मतलब होता है कि जिसके पीछे थ्योरी नहीं है कि वो काम कैसे हुआ. हाँ, पर ये पता है कि काम कैसे प्रैक्टिकली हुआ. थ्योरी नहीं है बट प्रैक्टिकल है. फर्दर, each spectral line, whether in absorption or emission spectrum, can be associated with particular transition in the hydrogen atom. जो लाइनें आ रही हैं चाहे एमिशन में या एब्जॉर्प्शन में, वो हम बता सकते हैं कि वो ई इंफिनिटी से E1 पे गिर रही है, या E10 से E5 पे आ रही है, या E10 से E20 पे जा रही है. जो लाइन गायब हो जाती है उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और जो लाइन बाहर निकल के आती है उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा. ठीक है जी. डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशन कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड thus lead to large number of spectral lines. ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास. ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल आ गया. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. अगर म्यू आ गया तो लैम्डा तो निकाल ही लोगे सी अपन म्यू करके, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. एक बार आपके पास म्यू आ जाए तो लैम्डा तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है जी. N5 से N2 पे गिरा, N5 से N2 पे गिरा तो N5 हो, N1 हो गया 5, N5 NF हो गया 2, N इनिशियल 5, 5 से 4 पे गिरा, तो फॉर्मूला पुट कर लो आप. अब क्योंकि 2 पे गिरा है तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम में होगा. तो ये बाल्मर सीरीज होगा. ठीक है ना भाई. आप कह सकते हो कि 5 से 2 पे गिरा है, इसका मतलब ही है कि वो विजुअल स्पेक्ट्रम में आ रहा होगा, तो आपको एनर्जी मिल गई. अब एनर्जी मिल गई तो आपको बताइए कि म्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच. अगर ये ना भी पता हो तो ये तो पता ही होगा आपको, डेल्टा ई इज इक्वल टू एन एच. तो एच की वैल्यू पता है आपको, पुट कर दी. डेल्टा की वैल्यू पता चल गई, वहां से पुट कर दी. ये आ गया लेमडा. क्या आ गया, लेमडा है सी बाई म्यू. कोई मुश्किल किसी को इसमें क्या, हिमांशु? ठीक है ना, कोई डाउट होगा तो बताएंगे, है ना. हाँ बच्चों, कोई डाउट क्या किसी को? भानु, ये मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल. ठीक.
Calculate the energy associated with the first orbit. फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। अब क्या कह रहा है जी, अब यहां पर जेड की वैल्यू कितनी आ गई, तो अब आपको पता है ई एन रिडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। रिडबर्ग के दो कांस्टेंट है भाई, एक तो ये है, ये एनर्जी की टर्म में है, और एक ये था, ये वेव नंबर की टर्म्स में है। रिडबर्ग कांस्टेंट के दो वैल्यू आती हैं भैया, एक वो आती है जो एनर्जी की टर्म्स में है, जो मैं आपको बार बार ये बता ही रहा हूं, और एक आती है वेव नंबर के नंबर्स में, वी बार, ये होगी 109677। तो आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी कांस्टेंट की वैल्यू कब यूज करती है। ओके, आर एन का फॉर्मूला क्या है, -RH इंटू में जेड स्क्वेयर अपॉन, आर एच क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और एन है आपका किस ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट। ठीक है भैया, तो आपने यहाँ एन की वैल्यू पुट कर दी, जेड की वैल्यू पुट कर दी, और ये आपका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻1 है, -9 है, इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो वो भी आपको पास मिल गया। अगर नैनोमीटर को लिखना है, अब ये आ गया जी लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल की समस्याएं क्या क्या हैं। पहली, ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स को ही एक्सप्लेन कर पाया। बोहर मॉडल की लिमिटेशंस ये हैं कि ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के स्पेक्ट्रा को ही एक्सप्लेन कर पाया। दैट इज द फॉल्ट ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है जी, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वाज नो डाउट एन इंप्रूवमेंट ओवर रदरफोर्ड। क्या कहता है कि रदरफोर्ड से इंप्रूवमेंट थी। अब रदरफोर्ड का क्या था, दोबारा बता देता हूँ एक बार के लिए, रदरफोर्ड में क्या था। रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड के का टाइम था क्लासिकल, और क्लासिकल ये कहते थे कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और क्योंकि वो एक्सीलरेशन में है। देखो, रदरफोर्ड का सबसे बड़ा फॉल्ट था कि रदरफोर्ड गलत टाइम पर पैदा हुआ था। मतलब रदरफोर्ड के टाइम पर क्लासिकल फिजिक्स चलती थी, और क्लासिकल फिजिक्स ये कहती थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो चार्ज पार्टिकल है, और क्योंकि वो घूम रहा है ऑसिलेशन में, तो घूमते घूमते वो ऐसे 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 न्यूक्लियस के अंदर ही आ जाएगा।
लेकिन बोहर ने बताया कि हर ऑर्बिट कामयाब नहीं होगी, सिर्फ वही ऑर्बिट काम होंगे जिनका MVR यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n h over 2 pi, where n is an integer greater than 0. n can be 1 2 3 4, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो बोहर मॉडल की सफलता क्या थी? बोहर मॉडल की सफलता ये थी कि बोहर मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी को बताया। ठीक है, Bohr model of hydrogen was no doubt an improvement over Rutherford model, as it could account the stability, इसे स्टेबिलिटी को बताया, लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में बताया, किसका? हाइड्रोजन और हीलियम और लिथियम नहीं, सब हाइड्रोजन लाइक एटम है ये। हाउएवर, परंतु बोहर मॉडल वाज टू सिंपल टू अकाउंट फॉर। बोहर मॉडल ने कुछ पॉइंट नहीं बताए, इनमें से एक है जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। इनमें से एक आएगा जीमन एंड स्टार्क। क्या कहता है? कहता है कि it failed to account the finer details of doublet। ठीक है, क्या कहता है? कहता है कि ये जो स्पेक्ट्रा आपका आता था ना, इस पे यहां से हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दैट इज कॉल्ड जीवन इफेक्ट। जो ये आपकी लाइट आती थी, क्या कहता है? इट फेल्स टू अकाउंट द फाइनर डिटेल्स of the hydrogen spectrum observed by using sophisticated spectroscopic techniques. This model is also unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen। इसने क्या कहा कि ये हाइड्रोजन का तो बताया है इसने, लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम्स का बताया। जो बड़े एटम थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसों का ही बता पाया, बाकियों का ये नहीं बता पाया। ये इसका एक फॉल्ट है, लिमिटेशन है। ठीक है जी। दूसरा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में, यहां जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट की बात करेंगे, फर्दर बोहर थ्योरी वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड था जीमन इफेक्ट, मैग्नेटिक एम है और जीमन जेड है। एम जेड को याद कर लेंगे, बच्चे भूल जाते हैं कि मैग्नेटिक कौन सा है और इलेक्ट्रिक कौन सा, ये याद कर लेंगे। और ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को भी हमारा ये बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। इन अदर वर्ड्स, taking into account the point mentioned above, one needs a better theory। इसके बाद आएगी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये आपके सिलेबस की लास्ट मॉडलिंग है। आपके में डाल्टन है जो मैंने कराया नहीं, और आपके में रदरफोर्ड है, ये भी मैंने खास नहीं कराया। मैं आपको ये कराऊंगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, में कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोहर करा दिया है, आपका बोहर मॉडल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक ये बच गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक, ठीक है बच्चों, अब आज के लिए इतना ही चलते हैं कि बोहर मॉडल खत्म हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कराऊंगा। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है? ये कल्मिनेशन ऑफ ऑल द डिस्कशंस है। मतलब क्या हुआ कि अगर रदरफोर्ड से कुछ अच्छा लगा तो उसने वो ले लिया,
इसे बहुत से कुछ अच्छा लगा, इसने वो ले लिया और अपना कुछ नया अच्छा मिलता इसने वो भी ले लिया। तो इट इज कल्मिनेशन है वो, जो है ना आपको पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आएगा वो बोहर के बाद आएगा। आज मैंने आपको बोहर के लिमिटेशंस और बोहर के न्यूमेरिकल करा दिए हैं, ठीक है? तो आप कोशिश करना, बाकी सब लोग अभी तक मैंने 8 या 9, मेरे ख्याल से 8 या 9 यूट्यूब अपलोड कर दिए हैं, सब इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो आप लोग उसको देखें और कोई डाउट आता है तो मैंने कमेंट सेक्शन भी खोल दिया है अभी, ठीक है? तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं देखूँगा कि अगर कोई चैप्टर छूट गया होगा, कोई टॉपिक छूट गया होगा, उसे करवा दूँगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, और कोई डाउट किसी को? हिमांशु, कोई डाउट? ठीक है फिर, है ना? आज के लिए ठीक है, मतलब थोड़ा कम हुआ क्लास आज, लेकिन ठीक है। ठीक है? कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 1 घंटे के आसपास का, उसको भी आप देख सकते हैं, कल या परसों किया था, है ना? और आज भी मैं करूँगा अपलोड आपके लिए, वो भी आप देख पाओगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपलोड करूँगा मैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 3 या पार्ट 2 एक करूँगा कोई ना कोई। ठीक है? हुँ। ठीक है, रखते हैं, है ना?